बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर रता बंदयाल की तरफ से बेंचों की तश्कील के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के दो मज़ीद जजों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। उन्होंने अपने जो तहरीरी नोट जारी किए हैं उनमें कोड ऑफ कंडक्ट का सवाल भी उठाया है। जजों का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका नुक्ता भी उन्होंने उठाया है, लेकिन साथ ही असलाह अहवाल का भी एक मौका फराहम किया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को। इस पर बात करेंगे। और इसके साथ ही जो मिलिट्री कोर्ट्स केस है उसकी जो आखिरी प्रोसीडिंग है 27 जून को जो हुई है गुज़श्ता रोज़, उसका भी तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है बेंच की तरफ से। 6 रुकनी बेंच अब उसकी समाअत कर रहा है ना, तो उसमें बड़ी वैसे समझदारी के साथ उमर रता बंदयाल साहब ने ये केस चलाया है। 26 जून को जब DGSPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़ा वाज़ेह पैगाम था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने कहा था जनाब के 102 अफराद के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल 9 मई के हवाले से बात कर रहे थे वो, कि उनके ट्रायल जो हैं वो जारी हैं और जारी रहेंगे, और जो कोई उनमें रुकावट डालेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। और उससे एक दिन पहले चीफ जस्टिस ने ये उम्मीद ज़ाहिर की थी कि जब तक इस केस की प्रोसीडिंग जारी है सुप्रीम कोर्ट में, उस वक्त तक किसी का कोर्ट मार्शल नहीं होगा या मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होगा। तो उसके जवाब में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGSPR की, उसमें मैं तफसील के साथ बात कर चुका हूँ अपने पिछले विलाग में। बहरहाल ये जो तहरीरी हुक्मनामा अंदर प्रोसीडिंग जो भी हुई है, लेकिन जो तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है वो तमाम का तमाम अटार्नी जनरल के बयान पर मुश्तमिल है। उन्होंने अदालत के अंदर जो बयान दिया उसी की बुनियाद पर ये पूरा जो तहरीरी फैसला है ये जारी हुआ है। और मुझे ये लग रहा है कि ये उन्होंने जिन खतूत पे आगे जाके अपना फैसला देना है, हतमी फैसला, वो भी इन्हीं खतूत की बुनियाद पे ये खतूत का तयन कर दिया उन्होंने। मुझे ये लग रहा है 6 निकात पर मुश्तमिल ये तहरीरी फैसला है, और फिर इसकी जो समाअत है वो भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो गई है। अदालत के अंदर भी उन्होंने कहा कि ईद के बाद मिलेंगे और ईद के बाद पहले हफ्ते में बताएंगे अब इसकी समाअत कब होनी है। और तहरीरी जो फैसला है उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि जनाब ईद के बाद इसकी तारीख जो है ये मुकर्रर की जाएगी। DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस अदालती समाअत पर लोगों की नज़रें थीं और लोग देखना चाहते थे कि अदालत का क्या रद्द-ए-अमल आता है। तो उन्होंने बड़ी खुश-उस्लूबी के साथ, बल्कि समझदारी के साथ मामले को संभाला है चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर रता बंदयाल ने, जो इस बेंच की सरबराही भी कर रहे हैं। और जो तहरीरी फैसला है उससे तो ये साफ पता चल रहा है कि आइंदा इस केस में क्या होने वाला है। अच्छा, एक वहाँ बड़ी दिलचस्प बात हुई। जो DGSPR थे उन्होंने ये कहा कि 102 अफराद जो हैं उनका ट्रायल जारी है मिलिट्री कोर्ट्स में। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस जो लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ ना मैं। तो अटार्नी जनरल ने ये अदालत में कहा कि 102 अफराद फ़ौज की हिरासत में हैं और उनसे तफ्तीश जारी है, इंक्वायरी हो रही है, अभी उनका ट्रायल शुरू नहीं हुआ। वो कह रहे हैं DGSPR के ट्रायल शुरू हो गया है, और अटार्नी जनरल कह रहे हैं कि अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ। और अदालत ने ये पूछा भी कि DGSPR ने ये कहा है, आप ये कह रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं जनाब, मैं जो बयान दे रहा हूँ मैं अपने बयान पे कायम हूँ कि अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ। तो इससे तो ये लगता है कि दोनों में से एक शख्स जो है वो गलत बयानी कर रहा है। ये गलत बयानी दोनों नहीं कर रहे। ये कैसी अजीब बात है। ये जो मिलिट्री में जो तासर है, फौज में जो तासर है, कि जब किसी शख्स को कोर्ट मार्शल के लिए हिरासत में ले लिया जाता है और उससे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, इंक्वायरी शुरू हो जाती है, तो ट्रायल शुरू हो जाता है, कोर्ट मार्शल शुरू हो गया, ये है। और हमारे यहाँ ये तासर है आम अदालतों में कि जब चालान सबमिट हो जाता है और उसके बाद अदालत कॉग्निजेंस ले लेती है, तब ट्रायल शुरू होता है। फर्द जुर्म वगैरह ये वो सारे ठहर में लाना, गवाहियाँ शवाहियाँ जो भी मामला है, तब ट्रायल शुरू होता है। लेकिन जो अदालती प्रोसीडिंग है
वो तो पहले ही शुरू हो जाती है। ये जो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा या सेक्शन 193 है, उसमें ये वजाहत कर दी गई है कि जो जुडिशल प्रोसीडिंग है वो तफ्तीश से ही शुरू हो जाती है, यानी तफ्तीश भी जुडिशल प्रोसीडिंग का हिस्सा है। तो वहाँ अगर इस तनाज़र में देखा जाए तो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू होने का मतलब वहाँ ये लिया जाता है कि ट्रायल शुरू हो गया, कार्रवाई शुरू होगी। और यहाँ जो मैंने अर्ज किया, ट्रायल से मुराद वो है कि जब अदालत कॉग्निजेंस ले ले और कार्रवाई शुरू कर दे चालान सबमिट होने के बाद। तो बहरहाल दोनों ही अपनी जगह दुरुस्त हैं। और उन्होंने कहा कि जनाब 102 बंदों को उन्होंने लिस्ट भी दी और ये भी बताया कि कहाँ-कहाँ, ये अदालती फैसले में लिखी हुई बातें वो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि जनाब फलां बंदा कहाँ है, कहाँ-कहाँ रखे हुए हैं 102 बंदों को। तो अदालत ने कहा कि जनाब ये लिस्ट पब्लिक कर देते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि उनके बच्चे प्यारे कहाँ पे हैं। तो उन्होंने कहा कि जनाब इसको दरख्वास्त की अटॉर्नी जनरल ने कि जनाब इसको पब्लिक ना किया जाए। तो उन्होंने कहा कि जनाब ठीक है, ये फैसले में उन्होंने तहरीर की है कि जनाब आप पता कर लें, हदायत ले लें कि इसको पब्लिक करना चाहिए या नहीं पब्लिक करना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा जनाब टेलीफोन पे बातचीत भी करवा देते होते हैं, अटॉर्नी जनरल ने कहा मुलाकातें भी करवा देते हैं। तो वो अदालत ने हुक्म जारी किया है इस बयान की रोशनी में कि गिरफ्तार अफराद जो हैं वो अपने फैमिली मेम्बर से जिनको नामजद करें उनके साथ आज ही टेलीफोन पर गुफ्तगू करवाई जाए उनकी, और हफ्ते में एक बार उनकी फैमिली मेम्बर के साथ मुलाकातों का एहतमाम किया जाए। अच्छा, अटॉर्नी जनरल ने जो बात की वो भी फैसले का हिस्सा उन्होंने बनाई है, अबूरी तहरीरी आर्डर जो है, कि उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये जो केस है ना अब तक, इनमें कोई भी केस ऐसा नहीं जो सजाए मौत का केस हो या बहुत लंबी सज़ा का केस हो। ये उन्होंने अपने फैसले में लिख दिया। और साथ ही उन्होंने कहा जनाब ये कह रहे हैं इमरान खान के वकील ज़ैर भंडारी ने ये सज़ा की थी ना अदालत से कि जनाब हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया जाए और मिलिट्री कोर्ट्स को ट्रायल से रोक दिया जाए। तो उस पे अटॉर्नी जनरल ने ये कहा जनाब अभी तो ट्रायल का मरहला नहीं आया, अभी तो तफ्तीश हो रही है। तो यही चीज़ उन्होंने अपने फैसले में लिख दी है कि जनाब वो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अभी तफ्तीश का मरहला है और ट्रायल शुरू नहीं हुआ, लेकिन साथ ही उन्होंने ये लिखा है कि अगर इसमें कोई पेशरफ्त होती है तो उसको चैम्बर में चीफ जस्टिस को आगाह करेंगे अटॉर्नी जनरल साहब। ये एक बात उन्होंने इसमें शामिल की है। और फिर ये भी कहा है कि जनाब जो उन्होंने मिलिट्री रूल्स वगैरह हैं 1954 के आर्मी एक्ट के तहत बने हुए, तो उनके हवाले से कहा है कि जनाब जो शहादतें तैयार की जाती हैं, जो शहाद इकट्ठे किए जाते हैं, वो भी दिए जाते हैं मुलज़म को ताकि वो उनको एग्जामिन कर ले, और फिर वकील की सहूलत भी दी जाती है। और फिर उन्होंने कहा कोई वकील और कोई सहाफ़ी जो है वो इन 102 बंदों में शामिल नहीं है। तो वो उन्होंने ये कह दिया है कि जनाब इमरान रियाज के हवाले से कि हुकूमत जो है उनकी बाज़याबी के लिए मुआवनत करे और डेट इसकी फिर कहेंगे जनाब बाद में मुकर्रर करेंगे। ये टोटल 6 नुकात हैं जिन पे बेंच ने बात की है और अपने फैसले का हिस्सा बनाया उसको। और जो ख्याल किया जा रहा था कि जनाब कोई रद्द-ए-अमल, क्या रद्द-ए-अमल आएगा, रद्द-ए-अमल तो यही आया कि जनाब मामला जो है मुझे डिले होता हुआ नज़र आ रहा है कि अभी तक तो कोई ट्रायल शुरू नहीं हुआ, तो आप किस बुनियाद पे आ गए हैं वो ट्रायल रखवाने। और अगर ट्रायल शुरू भी हो जाता है तो उनको वकील की सहूलत होगी, वो डायरेक्ट भी जो मुतासरीन हैं वो लोग डायरेक्ट भी रब्ता कर सकेंगे। इस तरह की कोई हदायत जारी करके डायरेक्शन दे के मुझे ये लग रहा है आज की प्रोसीडिंग से, वैसे मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ, कोई डायरेक्शन वगैरह दे के ये दरख्वास्तें जो हैं वो निपटा देंगे, मुझे ये महसूस हो रहा है। और दूसरा जो मैं 2 नोट जो जारी हुए हैं 2 जजों की तरफ से उन पर बात करना चाहता हूँ। एक तो मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक नोट जारी किए हैं 26 जून को अदालती प्रोसीडिंग के दौरान अटॉर्नी जनरल पे एतराज़ किया था कि जनाब आप क्योंकि एक दरख्वास्त गुज़ार साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद खाजा के करीबी अजीज़ हैं तो आप बेंच में ना बैठें। वो बेंच से उठे हैं तो उन्होंने साथ ही एक नोट भी दिया है। और दूसरा एक तहरीरी नोट है मिस्टर जस्टिस याहिया आफरीदी का, और वो 23 जून की प्रोसीडिंग का नोट है। 23 तारीख को वो नोट लिखा उन्होंने, लेकिन वो जारी हुआ 27 तारीख को, 4 दिन बाद
ویب سائٹ پہ, سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ وہ دستیاب ہی نہیں تھا. اور میں ستائش کرتا ہوں, میں کہتا ہوں قابل ستائش ہے ان کا کردار جے افریدی صاحب کا, کہ انہوں نے کسی پروسیڈنگ کے دوران ذکر نہیں کیا کہ میں نے 23 جون کو ایک نوٹ بھی لکھا تھا. بہرحال وہ اب ویب سائٹ پہ جاری ہو گیا ہے, اور منصور علی شاہ صاحب کا جو نوٹ ہے وہ بھی ویب سائٹ پہ موجود ہے. اور بہرحال قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو نوٹ دیا تھا وہ جب اٹھے تھے بینچ سے تو وہ ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا تھا. اور منصور علی شاہ صاحب کے بھی وہ کہتے ہیں کہ 22 جون کو بھی انہوں نے ایک جاری کیا تھا, نوٹ دیا تھا, تو وہ بھی ویب سائٹ پہ موجود نہیں ہے. اور جو سید منصور علی شاہ صاحب نے جو اچھا دونوں نے, جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے بھی, یہ ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ نظام عدل عوام کے اعتماد پر, اعتماد کی بنیاد پر قائم ہے. یہ دونوں نے یہ فقرہ لکھا ہے کہ عوامی اعتماد بھی تو حاصل ہونا چاہیے نا جو عدالتی فیصلے ہوتے ہیں. اور جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جناب میرے اوپر, میں نے خود کہا جب وہ قاضی صاحب اور سردار طارق مسعود صاحب اٹھ کے اور 7 رکنی بینچ بنا تو میں نے خود کہا کہ جناب میرے اوپر کسی کو اعتراض ہے تو بتا دے, کیونکہ میں جواد خواجہ جو درخواست گزار ہیں ان کا قریبی عزیز ہوں. تو اس میں کہتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے, جن کو نہیں پتہ تھا ان کو میں نے بتا دیا. تو وہ کہتے ہیں اس وقت کسی نے اعتراض نہیں کیا, اٹارنی جنرل نے اعتراض نہیں کیا. لیکن بعد میں 26 جون کو اٹارنی جنرل نے کہا کہ جناب حکومت نے اعتراض کیا آپ پہ, تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اس لیے اس بینچ میں بیٹھا تھا سید منصور علی شاہ صاحب نے کہ یہ جواد خواجہ کا کوئی ذاتی کیس نہیں ہے, بلکہ یہ مفاد عامہ میں انہوں نے کیس فائل کیا تھا. عام لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے کہ جناب ذاتی کیس کیا ہوتا ہے اور مفاد عامہ کا کیس کیا ہوتا ہے. تو بہرحال میں یہ بیٹھ گیا تھا اس لیے کہ یہ ان کا ذاتی کیس نہیں ہے. اور ساتھ ہی پھر وہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے ججوں کا, اس کے آرٹیکل 4 کا ذکر کرتے ہیں, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی جج نہ اپنا کیس سنے گا نہ اپنے کسی قریبی عزیز رشتہ دار کا کیس سنے گا, وہ لازمی طور پر بینچ سے خود کو الگ کر لے گا, یہ انہوں نے کہا ہے. تو یہ ان کا مفاد, صحیح بات ہے, جواد خواجہ کا ذاتی مفاد نہیں ہے, مفاد عامہ کا کیس ہے جو وہ لے کے آئے ہیں. لیکن جو قاضی صاحب والا بینچ, وہ قاضی صاحب والا جو کمیشن بنا تھا, انکوائری کمیشن آڈیو ٹیپس والا, وہ تو ذاتی کیس بنتا ہے جسٹس امرتا بندیال کے ساتھ صاحبہ کا, وہ نہیں اٹھے تھے, اس میں ذاتی مفاد وابستہ تھا. اس میں جواد خواجہ کا ذاتی مفاد وابستہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی جج پر اگر اعتراض کیا جاتا ہے تو اس کو آسانی سے قبول نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر اعتراض کی معقول وجہ موجود ہو تو پھر عوامی اعتماد کو برقرار رکھنے کے لیے جج کو بینچ سے اٹھ جانا چاہیے. میں اس لیے اٹھاؤں. اچھا نا, وہ 22 جون کے واقعے کا ذکر بھی کرتے ہیں, جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ نا ویب سائٹ پہ ان کی 22 جون والا جو نوٹ ہے وہ موجود نہیں ہے, وہ اپلوڈ ہی نہیں کیا گیا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مفاد عامہ کے جو مقدمات ہیں, جیسے یہ مقدمہ ہے جو چل رہا ہے ملٹری کورٹس والا, یا 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت جو مقدمات ہوتے ہیں اوریجنل جیوریسڈکشن میں, جو ڈائریکٹ لوگ پہنچ جاتے ہیں درخواستیں لے کے سپریم کورٹ میں, ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ کہ مفاد عامہ کے کیس میں فل کورٹ بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا جانا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ فل بینچ تشکیل نہیں دیا گیا تو اس پر میرے شدید تحفظات ہیں, اس کے باوجود میں اس بینچ میں بیٹھ گیا کیونکہ میں نے حلف اٹھایا ہوا ہے آئین اور قانون کے تحت کام کرنے کا. تو یہ انہوں نے, ایک تو انہوں نے کوڈ آف کنڈکٹ کا ذکر کیا ہے, وہ آرٹیکل 4 کا, کہ اگر کسی رشتہ دار کا مفاد ہو جس کیس میں وہ نہ سنا جائے. بندیال صاحب نے وہ کیس سنا, اور پھر انہوں نے ایک فل کورٹ کا انہوں نے بات کی کہ فل کورٹ بنا دی جائے یا فل کورٹ تشکیل دی جانی چاہیے. جو میں نے کہا ہے نا کہ دونوں ججوں نے ایک راستہ دکھایا ہے اس گمبھیر صورتحال سے نکلنے کا چیف جسٹس کو, تو وہ یہی ہے جو انہوں نے کہا کہ جناب فل کورٹ بنا دی جائے, فل کورٹ بینچ ہو, جتنے پاکستان میں دستیاب ججز ہیں ان کو لے لے اور ایک بینچ بنا دیں. اور اس پہ پہلے بھی جب قاضی صاحب گلزار صاحب والا معاملہ تھا, جب چیف جسٹس گلزار صاحب تھے,
उस वक्त काजी साहब के साथ जो सलूक होता था, तो उन्होंने भी एक नोट दिया था, बेंचों की तश्कील पे तो मुसलसल इतराज़ात आ रहे हैं, लोग भी कर रहे हैं ख्याल, हम ख्याल बेंच, हम ख्याल बेंच, आप सब कहते हैं, मैं भी कहता हूँ और साफ़ी भी कहते हैं, और जो बंदियाल साहब के करीबी हैं वो भी ये कहते हैं हम ख्याल बेंच। तो बहरहाल फिर इससे अब जज भी कहना शुरू हो गए हैं, तहरीरी तौर पर भी लिख के दे दिया उन्होंने, और फिर कोड ऑफ कंडक्ट का भी जिक्र कर दिए। और दूसरा जो नोट है याहिया अफरीदी साहब का 23 जून का, जिसका उन्होंने जिक्र नहीं किया 27 तारीख तक, जब अपलोड किया है उन्होंने तो किया है, उन्होंने कोर्ट में, ओपन कोर्ट में नहीं कहा कि जनाब 23 तारीख को मैंने एक नोट दिया हुआ है, उन्होंने भी यही बात की है। काजी साहब और सरदार तारक मसूद साहब के उठने के हवाले से उन्होंने ये कहा कि मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि वो ये कहते थे काजी साहब और सरदार तारक मसूद साहब के जनाब वो जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ गया है, तो उसके बाद जो है उसको आपने गैर कानूनी तौर पर लगा दिया है, स्टे जारी कर दिया उसके ऊपर, तो ये जब तक उसका फैसला नहीं होता तो मैंने फैसला किया बेंच में नहीं बैठना। लेकिन वो कहते हैं जो काजी साहब के एतराज़ात हैं वो अवाम की अदालत में है और फुल कोर्ट बनाई जानी चाहिए। जो चैम गोइयाँ हो रही हैं फुल कोर्ट ना बनाने से, चैम गोइयाँ क्या, हम ख्याल बेंच, मर्जी के फैसले, मर्जी के बेंच, मर्जी के जज, मर्जी के केस, तो वो ये कहते हैं जो चैम गोइयाँ हो रही हैं उनके खात्मे के लिए ज़रूरी है कि फुल बेंच तश्कील दिया जाए। वो भी एक रास्ता दिखा रहे हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान को। उन्होंने भी कहा है कि निज़ाम अदल की जो बुनियाद है वो अवामी एतमाद पर है। अब जो हो रहा है हम ख्याल बेंच वगैरह जो मैं बात कर रहा हूँ, तो अवामी एतमाद कहाँ है? वो कहते हैं कि अगर ये जो सिविलियंस के कोर्ट मार्शल वाला केस है, 6 रुकनी बेंच सुन रहा है, इसकी समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील ना दी गई और ये 6 रुकनी बेंच बैठ के फैसला कर देता है, तो फिर उसकी वो हैसियत और वो वक़्त और कदर नहीं होगी जो फुल कोर्ट के फैसले की होगी। ये उन्होंने इंतबाह किया है और कहा कि जनाब मेरी दरख्वास्त है, मशवरा दिया उन्होंने चीफ जस्टिस को कि जनाब फुल कोर्ट बना दे, इस पर एमिकस रोल में पड़ गए हुए हैं। और फिर उन्होंने अपने नोट में 2-3 लफ्ज़ जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं इन्वर्टेड कॉमास में। एक तो उन्होंने मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी का जिक्र किया है, और फिर इंटेग्रिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन की बात की है, और फिर पब्लिक इंटरेस्ट की बात की है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है जजों का, आला अदलिया के जजों का कोड ऑफ कंडक्ट है, ज़ाब्ता अखलाक है, जिसके ये पाबंद हैं आइनी तौर पर, ये हलफ उठाते हैं। और कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर किसी जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजा जा सकता है। ये कोड ऑफ कंडक्ट नंबर 9 है, उसका हवाला है, आर्टिकल नंबर 9 कोड ऑफ कंडक्ट का। उसमें ये लिखा हुआ है कि अदालत की अंजाम दही के दौरान, यानी एक जज का ये फ़र्ज़ है कि दूसरे जजों के साथ हम आहंगी और हुस्न तनासब को बरकरार रखे। ये तो यहाँ तो रोज़ रौला पड़ा होता है। और फिर वो ये भी है कि निज़ाम अदल के अदारे की सालमियत और साख का ख्याल रखा जाना भी ज़रूरी है, हर जज के लिए ज़रूरी है। कोड ऑफ कंडक्ट का आर्टिकल 4 ये कह रहा है। अब अगर तो बंदियाल साहब हारमनी चाहते हैं, हम आहंगी चाहते हैं कि तमाम जजेस जो हैं वो इत्तेहादो यगानगत के साथ मामलात आगे चलाएं, तो एक तो उनके पास बड़ा अच्छा मौका है, ईद है। ईद के बाद वो ईद मिलन पार्टी रख लें, बुला लें सबको, बिठाएं सबको, करें प्यार मोहब्बत की बातें। जो दूसरे जजेस हैं, जो काजी साहब हैं, जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं, जिनमें मंसूर अली शाह साहब भी शामिल हैं, याहिया अफरीदी साहब भी शामिल हैं, जिन्होंने ये नोट दिए हैं और बड़ा साहिब मशवरा दिया है चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट का, तो उन सबको बुला लें। उन्होंने कौन सा कोई वो डंडे सोटे लेके आ जाना है, बुलाएं, उनके साथ बात करें। फुल कोर्ट बनाने से पहले ईद के बाद एक और मौका भी है कि फुल कोर्ट का इजलास बुला लें, तमाम जजों से बात करें कि यार मेरे 2 महीने रह गए ने, दसो मैं किमें काम करा, मैं तो अपने ख्याल दे विच बिल्कुल ईमानदारी ना सही काम कर रहे हैं, अगर तुहानू कोई एतराज़ है तो दस दिओ और वो जो बता रहे हैं उसके मुताबिक कर लें। अगर फुल कोर्ट बनाना पड़ती है तो फुल कोर्ट बना दें, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। फुल कोर्ट में भी हम ख्याल जजों की तादाद ज़्यादा है, सबको पता है ये।
پھر بھی جن کے اوپر ایک داغ لگا ہوا ہے، جانبداری کا داغ لگ رہا ہے بندیال صاحب کے، اس کو دھونے کا بہترین موقع ہے۔ ان 2 ججوں کے نوٹ کی بنیاد پہ وہ فل کوٹ بنا دیں، سارے خوش۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔